हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो भारत के गवर्नर जनरल। इससे पहले वाले जो वीडियो में बताया गया है कि बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से बंगाल के गवर्नर बने हैं, कौन कौन से गवर्नर जनरल बने हैं, वो हम पढ़े हैं। इसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल। और ये टॉपिक आपको पता होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर बनता है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि भारत के गवर्नर जनरल कौन कौन हुए उनके बारे में देखिए, क्योंकि कभी कभी जो है ना ऑड इवन का क्वेश्चन आता है कि जैसे कि बहुत सारे गवर्नर जनरल का नाम दिया हुआ रहेगा और उन्हीं में से एक बंगाल का गवर्नर का नाम दे दिया जाएगा। तो मतलब छांटने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल कौन कौन हुए। पहला जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, जिनका कार्यकाल जो है वो 1828 से 1835 है। किंतु ये जो 1828 से 35 का जो कार्यकाल है, वो 1828 से 33 का जो कार्यकाल है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, और 33 से 35 जो 2 वर्ष का कार्यकाल है वो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। तो आप इसे याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा तो आपको मैं बता दूँगी। नेक्स्ट जो देखते हैं वो लॉर्ड मेटकाफ है, जिनका कार्यकाल जो है 1835 से 36 है। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड एलनबरो, इनका कार्यकाल जो है 1842 से 44। कार्यकाल याद रखिएगा, कार्यकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मिलान करने के लिए आता है। नेक्स्ट जो है वो लॉर्ड हार्डिंग, जिनका कार्यकाल है 1844 से 48। नेक्स्ट जो है वो लॉर्ड डलहौजी, इनका कार्यकाल 1848 से 56। और लास्ट जो है वो लॉर्ड कैनिंग है, जिनका कार्यकाल है 1856 से 57। हालांकि जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है 1856 से 62 है। ये भी कन्फ्यूजन वाला है क्वेश्चन कि 1856 से 62, किंतु ये क्या है ना 56 से 57 का जो 57, ये जो है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल रहा है। और जो 57 से लेकर 62 जो है वो भारत के प्रथम वायसराय के रूप में काल रहा है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय कहलाते हैं, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 से 35। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बना। अफीम के व्यापार को नियमित किया गया, अब वह केवल बम्बई से ही निर्यात किया जा सकता था, ठीक है। बंगाल जो आगरा प्रेसिडेंसी का गठन 1834 में किया गया, सुविधाजनक बनाने के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। ये इम्पोर्टेंट है कि विधि आयोग का गठन जो है वो किसके समय किया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय किया गया, ठीक है। और वायसराय की ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि आयोग के एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव जो था क्या, मैकाले की अनुशंसा पर, मैकाले है ना, मैकाले की अनुशंसा पर शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा का उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की गई। किसके समय, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, ये याद रखिएगा, कुप्रशासन के आधार पर मतलब कि शासन प्रशासन सही ढंग से नहीं चल रहा था अंग्रेजों के अनुसार, मैसूर, कुर्ग और कछार की रियासतों का विलय कर दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, ठीक। विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग, ये क्या है 31 में क्या हुआ मैसूर का और 1834 में कुर्ग का तथा मध्य चेर को हड़प लिया गया। किसके द्वारा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया, क्योंकि भारतीयों लोगों को भी
और प्रशासन में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाने लगा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाए, जो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड मेटकॉफ। इनका जो कार्यकाल है 1835 से 36, इनका 1 वर्ष का कार्यकाल है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो 1 साल का कार्यकाल में इम्पोर्टेंट जो काम किए थे, वो भारतीय प्रेस पे जो नियंत्रण लगा हुआ था, सेंसरशिप लगाया गया था, उसको हटाया। इसीलिए लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मेटकॉफ को। लॉर्ड मेटकॉफ का जो कार्यकाल है 1835 से 36। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो लॉर्ड ऑकलैंड है, जिनका कार्यकाल है 1836 से 42। इनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 के बीच। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में शिक्षा एवं पाश्चात्य चिकित्सा का विकास इनके समय में हुआ है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 1839 में, है ना, 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई, और जिसका नाम रखा गया जीटी रोड। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा मरम्मत कराई गई थी और जीटी रोड नाम रखा गया था। 1838 में ऑकलैंड रंजीत सिंह और अफगान शासक शाह शुजा के साथ त्रिपक्षीय संधि हुई थी। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरेट की उपाधि लेने के लिए विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद के द्वारा पास कर दी गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। यानी कि भारतीयों लोग को अब धीरे धीरे क्या है कि उनको शिक्षा में अधिकार बढ़ाए जाने लगे, प्रशासन में उन्हें आगे बढ़ाया गया, भागीदारी बढ़ाई गई, इन सब काम किए जा रहे थे गवर्नर जनरल के द्वारा। नेक्स्ट जो है वो लॉर्ड एलनबरो है, जिनका कार्यकाल है 1842 से 44। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुई थी। और अफगान युद्ध आपको पता है कि 1839 से 1842 तक चला था। और इनका जो नाम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है कि लॉर्ड एलनबरो को ओल्ड मैन इन हरी कहा जाता है। इनका उपनाम है। सिंध पर विजय जो प्राप्त किए थे, विलय किया गया था, वो 1843 में किया गया था। 1843 भारत में दास प्रथा का अंत 1843 के अधिनियम के तहत 5 द्वारा किया गया था। 1843 के एक्ट 5 धारा क्या था, 5 था। आप इसे याद रखिएगा कि जो 1829 में सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, वो धारा 17 के तहत लगाया गया था। आप इसे याद रखिएगा। लॉर्ड एलनबरो 1843 से 1844 में ही देसी भाषा में अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए थॉमसन योजना प्रस्तुत की गई थी। तो क्वेश्चन ये आएगा कि थॉमसन योजना जो है किससे संबंधित है, तो ग्रामीण शिक्षा से। ग्रामीण शिक्षा की जो पद्धति कैसी होनी चाहिए, तो देसी भाषा के आधार पर, वर्नाकुलर के आधार पर होनी चाहिए थॉमसन योजना। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। दास प्रथा का उन्मूलन भी इन्होंने किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल है 1844 से 1848। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच हुआ था और इन्हीं के समय हुआ था। और लास्ट जो है 1846 में लाहौर की संधि हुई थी। क्या होता है कि कोई भी युद्ध होता है तो लास्ट में संधि करके उसे समाप्त किया जाता है सॉल्यूशन के रूप में। 1846 में हुआ लाहौर की संधि। खोंग जनजाति के बीच प्रचलित नरबलि प्रथा पे भी रोक लगाते हैं। ठीक है, इन्होंने। हाँ, एक इम्पोर्टेंट जो था वो एलनबरो के समय था कि 1843 में रविवार
रविवार की जो छुट्टी मनाने की शुरुआत यहीं से स्टार्ट होती है, लॉर्ड एलनबरो के समय से 1843 से स्टार्ट होती है। इसे आप याद रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि नरबलि प्रथा जो है वो किस जनजाति में प्रचलित थी। तो किस जनजाति में प्रचलित थी? तो खोंड जनजाति में प्रचलित थी। आप इसे याद रखिएगा, नरबलि प्रथा। और किस समय रोक लगाई गई? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय इनका कार्यकाल था 4 वर्ष, 1844 से 1848। नेक्स्ट देखते हैं डलहौजी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डलहौजी का जो कार्यकाल है 1848 से 1856, ठीक है। ये यहाँ पे 45 दिया हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ओके, 1848 से 56। ओके, इनके समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में हुआ था और पंजाब का कंपनी राज में विलय 1849 में हो गया था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851 से 1852 तथा लोअर बर्मा तथा पेगू का अधिग्रहण 1852 में कर लिया गया था। यानी कि इनके समय में क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति 1854 में आया है, इसे वुड नीति भी कहते हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। व्यापक सिद्धांत जो है वो डलहौजी का है और इसी के तहत क्या था कि अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा था। तो कौन कौन से राज्य जो इसमें विलय हुए हैं वो देख लेते हैं। सतारा का 1848 में ये मिलान करने के लिए क्वेश्चन आता है। जयपुर संभल को 49 में, बघाट को 50 में, उदयपुर को 52 में, झांसी को 53, नागपुर 54, अवध को 56 में। अवध को जानते हैं कि कुशासन के आधार पर विलय कर दिया गया था, आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है, सीरीज वाइज से। (1856) में करौली का भी विलय किया गया है, किंतु इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी, अर्थात इसे वापस लौटाना पड़ा। हालांकि आप इसे याद रखिएगा कि 1855 में करौली का भी विलय कर दिया गया था। अवध का विलय आउटरम रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर कर दिया गया था। 1803 पर में मुंबई और थाने के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी, आपको पता होगा। 1854 में डाकघर अधिनियम पारित किया गया। भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया, आप इसे याद रखिएगा। विधवा के पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा तैयार किया गया लॉर्ड डलहौजी के समय। सिक्किम को भारत में मिला दिया गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा PWD यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना की गई और इसी के तहत गंगा नहर का निर्माण हुआ तथा पंजाब में बारी दोआब में 2 नहरों का निर्माण किया गया। बंगाल के लिए इसने उप गवर्नर का पद सृजन किया। जो प्रदेश नए नए अधिकृत किए गए थे उन्हें प्रत्यक्ष शासन में लिया गया, जिसे नॉन रेगुलेशन सिस्टम कहा गया, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया और वहां एक सैन्य मुख्यालय भी गठित किया। डलहौजी का यह श्रेय दिया जाता है कि उसने सैन्य विभाग को सार्वजनिक विभाग से अलग कर एक नया विभाग बनाया। सिक्किम को भारत में मिला दिया गया, आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के समय 1853 में कलकत्ता एवं आगरा, है ना, कलकत्ता एवं आगरा में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई, इन्हीं के समय 1853 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो देखते हैं वो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल रहता है। लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1856 से 57 का जो कार्यकाल रहता है अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में,
और 57 से लेकर जो 62 तक रहेगा वो भारत के प्रथम वाइसराय के रूप में इनका कार्यकाल रहेगा। 1856 से 57 का जो कार्यकाल के दरमियान जो काम किए हैं वो देख लेते हैं। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और 1857 का जो विद्रोह हुआ वो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा वो भारत के वाइसराय, उसको 2 पार्ट में लाऊंगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।